आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? कीमतों के आलमी बहरान के नतीजे में नौबत यहाँ तक पहुंची थी कि फौलाद बनाने के लिए पाकिस्तान स्टील के पास खाम लोहा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके नतीजे में मतलूबा पैदावार हासिल करना मुश्किल हो गया था। चुनाचे पैदावार जो घटना शुरू हुई तो 2008 में 63%, 2009 में 35% और फिर 2010 में सिर्फ 15% रह गई। आलमी सतह पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। बरतानिया और हॉलैंड में फौलाद के 2 बड़े बड़े कारखाने जो हिंदुस्तान के टाटा स्टील ने 1 साल पहले ही खरीदे थे, बंद हो गए थे, जिससे कंपनी को हिंदुस्तानी करेंसी के मुताबिक 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 100 अरब रुपए से भी ज्यादा था। अमेरिका का फख्र इम्तियाज सबसे बड़ा फौलाद साज इदारा यूएस स्टील इस दौरान 5 अरब 3 करोड़ डॉलर यानी 400 अरब रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करने के बाद 3 अरब 70 करोड़ डॉलर यानी 300 अरब रुपए से जायद रकम का मकरूज हो गया था। फौलाद की सनत जो बैठी सो बैठी, इससे मुंसलिक अमेरिका में मोटर गाड़ियां तैयार करने वाली फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां भी मुआशी उतार चढ़ाव के नतीजे में इस कदर संगीन बहरान का शिकार हुई कि अमेरिकी हुकूमत को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ा। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए इसके वाहिद फौलाद साज इदारे को यकायक 26 अरब रुपए का नुकसान उसके लिए अमेरिकी कंपनियों के बहरान से कुछ कम संगीन नहीं था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो खुद आलमी मुआशी बहरान की जद में आई हुई थी, इसकी क्या मदद करती? उसने अलबत्ता ये किया कि बैंकों से कर्जे की शक्ल में 10 अरब रुपए दिलवा दिए। ये रकम भी सुर्ख फीते की रुकावटें फलांग कर जब तक पाकिस्तान स्टील तक पहुंची, नुकसान का जख्म मुंदमिल होने के बजाय मजीद गहरा हो चुका था। चुनाचे अगले साल 25 अरब रुपए की जरूरत पड़ी, जिसकी तलाफी के लिए भी 10 अरब का कर्जा ही मिल सका, और यूं नुकसान में इजाफा होता चला गया। ये सूरत हाल पाकिस्तान स्टील को बिलाखिर उस मुकाम पर ले आई जहां उस पर नज़ा का आलम तारी होना शुरू हो गया और उसे ऑक्सीजन मास्क भी दस्तयाब नहीं था। पाकिस्तान स्टील भारी नुकसान तो झेल ही रहा था, इसे वक्त पर न मिलने वाले थोड़े बहुत कर्जे इस मुश्किल से निकाल तो नहीं सके, अलबत्ता सूद दर सूद की सूरत में जंजीर बनकर इसके पैरों से लिपटते चले गए। इस लिहाज से पाकिस्तान स्टील के साथ यह बहुत बड़ा जुल्म था कि अगरचे पैदावार शुरू करने के बाद 25 साल के दौरान उसने कौमी खजाने से 1 पैसा भी नहीं लिया था, अपने ऊपर वाजिबुल अदा 19 अरब रुपए का कर्जा भी खुद ही उतारा था और 100 अरब से जायद रकम कौमी खजाने में टैक्सों और ड्यूटियों की शक्ल में जमा करवाई थी। लेकिन जब उस पर मुश्किल का वक्त आया तो उसका साथ देने वाला कोई न था, बल्कि सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि मरे को 100 दुर्रे मारने के लिए जस्टिस इफ्तिखार सुओ मोटो लहराते हुए
دوسری دفعہ قومی ادارے پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے انصاف کے نام پر قومی ادارے کو پے در پے کچوکے لگائے اور اسے سسکا سسکا کر مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس اذیت ناک کارروائی کے لیے جسٹس افتخار کے منہ میں نوالا اس دفعہ بھی میڈیا کے ایک خاص حلقے نے یہ خبر لگا کر ڈالا تھا کہ پاکستان اسٹیل کو اربوں روپے کا نقصان کرپشن کی وجہ سے ہوا، اور تو اور میڈیا کے دباؤ میں آ کر اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی سادھو بن گئے، جنہوں نے کرپشن کے بارے میں خبر کی بنیاد پر اسٹیل مل کے چیئرمین معین آفتاب کو، جنہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہی یہ ذمہ داری سونپی تھی، فوراً برطرف کر دیا۔ اگلی قسط میں جانیے سابق اٹارنی جنرل، جج اور سابق وزیر قانون و انصاف، ممتاز قانون دان فخر الدین ابراہیم جی کے دلائل بھی منصف اعظم پر چکنے گھڑے کی بوند ثابت ہوئے۔